डियर फ्रेंड्स, हाय। आज मैं एक आपके साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड केस डिस्कस करूंगा और वो केस ये है कि एक मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र करीब 32 साल के आसपास है और वो ये मुझे बताते हैं कि उनको जो है पेशाब बहुत कम आ रहा है। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, वीकनेस है और उनको बेड पर पड़े रहते हैं, उठने का मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं करता। अपने जो रूटीन वर्क है वो बिल्कुल भी उनको ऐसा लगता है कि करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने जब ये सारी बात सुनी और प्रॉपर हिस्ट्री ली तो पास्ट हिस्ट्री में मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनकी इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हो। मैंने उनको कहा कि मुझे आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि उनका यूरिया और क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हाई था। उनकी बैकग्राउंड में ना तो कोई शुगर की हिस्ट्री थी, ना ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये पता चलता हो कि उनकी ये यूरिया क्रेटिनिन हाई क्यों है या किडनी इंजरी क्यों हुई है या किडनी की इंसल्ट क्यों हुई है। मैंने उसके बाद उनको एडमिट कर लिया, एडमिशन के लिए वो राज़ी हो गए। उसके बाद में जब मैंने उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि वो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि किडनी इंजरी होने के बाद में हम एक जांच कराते हैं जिसे ईवीजी बोलते हैं, जिसमें एसिडोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में हमें उनकी डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी था। हमने उनको डायलिसिस के लिए किसी तरीके से प्रिपेयर किया। वो डायलिसिस के लिए जब तैयार हो गए तो डायलिसिस करने के बाद में थोड़ा सा उनकी कंडीशन में सुधार हुआ। उसके बाद हमारा 1-2 सेशन हमने और डायलिसिस किए। उसके बाद में धीरे धीरे उनका सुधार होना शुरू हो गया। अब चूंकि उनको कोई बैकग्राउंड नहीं थी, किसी तरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी, कहीं कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जो है क्लू नहीं मिल रहा था जो हमें ये बताए कि आखिर ये किडनी इंजरी हुई क्या। हम उनकी बायोप्सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन तभी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एक होकर आया जिसको हम बोलते हैं CPK, जो हमने रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ भेजा था। जब हमने CPK को देखा तो CPK बहुत ज़्यादा हाई था, ये करीब लगभग 12,000 के आसपास था। CPK बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि मसल इंजरी को बताता है। जब मसल की इंजरी होती है तो वो CPK हम कराते हैं और ये बेसिकली एक बीमारी होती है जिसको रेब्डोमाइलोसिस बोलते हैं। रेब्डोमाइलोसिस मतलब ये है मसल को इंजरी, और मसल की इंजरी होने से, रेब्डोमाइलोसिस होने से उसमें से मायोग्लोबिन निकलता है जो कि किडनी को नुकसान करता है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मसल इंजरी हुई क्यों? ना कोई ट्रॉमा था, ना कोई एक्सीडेंट था, ना कहीं कोई चोट लगी थी, ना ही कोई ऐसी उन्होंने कोई ड्रग ली थी, ना ही कोई पॉइजन लिया था जिसकी वजह से रेब्डोमाइलोसिस हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी सीवियर मसल इंजरी हुई? ना ही कोई वो रनर थे, ना ही कोई एक्सरसाइज उन्होंने एग्रेसिव की थी, ना ही कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई एक्सर्शन किया था जिसकी वजह से हम रेब्डोमाइलोसिस सस्पेक्ट करते। तो ऐसा हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था जो हमें ये बताता कि रेब्डोमाइलोसिस है। खैर, हमने उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और जब हमें कंफर्म हो गया कि ये रेब्डोमाइलोसिस है तो हमने उन्हें रेब्डोमाइलोसिस की लाइन पर ट्रीट करना शुरू किया। धीरे धीरे समय के साथ उनकी 2-3 सेशन डायलिसिस के हुए और समय के साथ इम्प्रूव करना शुरू हो गया। खैर, वो इम्प्रूव हो गए। जब इम्प्रूव हो गए तो मैं एक बार फिर उनके पास गया और मैंने सोचा कि शायद कोई ड्रग, कोई एडिक्शन हो, तो मैं इनसे पर्सनली पूछूं कि अब तो तुम इम्प्रूव हो गए हो, अब बताओ कि हुआ क्या था। लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन हाँ, बातों बातों में पता ये चला कि वो किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे और एग्जाम के प्रिपरेशन वो पिछले 1 साल से कर रहे थे। और इस प्रिपरेशन के दौरान में उन्होंने अभी पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, कोला जो है वो लेना शुरू कर दिया था, यानी कि जो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक होती है। और वो उन्होंने इतनी ली कि वो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कभी कभी तो वो मिस कर देते थे खाने को और केवल कोल्ड ड्रिंक ही पीकर सो जाते थे, कोल्ड ड्रिंक ही पीकर अपना सारा काम चला रहे थे। इतना ज़्यादा कोला शरीर में जाने की वजह से क्या हुआ कि इतना ज़्यादा कैफीन और कोला कह लीजिए आप जाने से क्या हुआ शरीर में कि वो एक मसल इंजरी होनी शुरू हो गई जिसको हम रेब्डोमाइलोसिस कहते हैं। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेब्डोमाइलोसिस। और ये रेब्डोमाइलोसिस होने की वजह से किडनी को एक्यूट रिजल्ट हुई, एक्यूट किडनी इंजरी हुई और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो डायलिसिस पर आ गए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ? ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि दोस्तों, ये कोला, ये कोल्ड ड्रिंक, ये कैफीन, ये कॉफ़ी, ये चाय, ये इस तरीके से अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि खासतौर से स्टूडेंट्स लाइफ में देखने को मिलती हैं कि स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे नूडल्स खा रहे हैं तो नूडल्स ही खा रहे हैं, उसके बाद में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खा रहे हैं, जैसे कोई चावल उबाल कर खाया जा रहा है, बस वही खाया जा रहा है। तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज, बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं। जिस तरीके से हमें इस केस में देखने को मिला कि उनको किडनी की इंजरी हो गई और बात यहाँ तक आ गई कि हमें उनकी डायलिसिस करनी पड़ी। खैर, वो रिकवर हो गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज रिकवर नहीं होते और रिवर्सिबिलिटी नहीं होती और वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ख्याल रखें, आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का एडिक्शन ना बनाएं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाने की चीज़ ही क्यों ना हो, कोई हेल्दी चीज़ ही क्यों ना हो जिसको हम गलत नहीं समझते। हाँ, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, वो तो गलत है ही। लेकिन जिन चीज़ों को हम गलत नहीं समझते, यूजली प्रोटीन पीना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसकी बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वो किस तरीके से नुकसान कर सकती है, ये आपने देखा। इसी तरीके से कॉफ़ी, बहुत सारे लोग कॉफ़ी दिन भर कॉफ़ी पीते हैं, तो अधिक मात्रा में कैफीन जाने से भी बहुत सारा
नुकसान होते हैं, तो हम इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी चीज़ के एडिक्ट ना हो। और हाँ, प्रॉपर डाइट, सारा कुछ जिसमें जो है सब्जी भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, सलाद भी हो, दही भी हो, ये सारा मिक्स करके जो प्रॉपर खाने का तरीका चले, चाहे हमारा एग्जाम हो, चाहे जॉब हो या कुछ हो। तो आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे एंड टेक केयर। और हम किसी एक अगले केस जो कि अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अनरिलेटेड केसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।